प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। अरुण जेटली स्मारक में दिया व्याख्यान। श्री अमरनाथ गुफा के निकट बादल फटने की घटना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी। प्रदेश में कल 296 नए मरीजों की हुई पहचान। और भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के लिए आयोजित स्वरोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रम में महिलाओं ने आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समावेशन के बिना वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्धन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। बीते 8 साल में भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में पहला अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ जन धन खाते खोले गए तथा गरीब लोगों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए। प्रधानमंत्री ने अपने मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान भारत जापान साझेदारी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिंजो आबे भारतीय जन मन में हमेशा रचे बसे रहेंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा के निकट बादल फटने की घटना के कारण मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 15 हो गई है। मृतकों में 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, जबकि अन्य 2 शवों की अभी पहचान की जानी है। इस घटना में लगभग 65 लोग घायल हुए। इनमें से मलबे से जिंदा निकाले गए 2 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बादल फटने के मद्देनजर पहलगाम और बालटाल दोनों स्थानों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। बादल फटने से अब तक 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। भारतीय सेना की 6 टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। इन टीमों में सेना के करीब 58 जवान राहत और बचाव कार्यों में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही सेना ने पंचतरणी और काली माता से 2 अतिरिक्त मेडिकल टीम भी पवित्र गुफा के लिए रवाना की है।
लोगों को टेंटों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर घायलों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। हादसे के समय गुफा के पास करीब 5000 लोग मौजूद थे। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल तलाश और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बादल फटने की घटना को देखते हुए कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालयों ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने फोन चालू रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अमरनाथ मंदिर के निकट राहत और बचाव अभियान जारी है। पवित्र गुफा के निकट बादल फटने की आपदा पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने अमरनाथ हादसे में फंसे छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 999-7060-999 और 011461560000 जारी किया है। राज्य सरकार ने तुहर सरकार तुहर द्वार को और सुदृढ़ तथा सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत अब हाइपोथेकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है। प्रदेशवासी अब घर बैठे हाइपोथेकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। लगभग 75 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी हाइपोथेकेशन सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत हाइपोथेकेशन जोड़ने और समाप्ति के संबंध में आरटीओ कार्यालय में कोई भौतिक दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सभी दस्तावेजों और एनओसी को सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करना होगा, जिससे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कांकेर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए स्वरोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्र सरकार के सूक्ष्म और लघु मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने के विषय में जानकारी दी गई। शहीद गणेश कुंजाम की बहन गंगा कुंजाम ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए, जिनसे आने वाले समय में महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। बताने के लिए बुलाया गया है, जिसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिली है कैसे उद्योग करना है, जिससे महिलाओं के बारे में भी बताया गया है, जिसमें महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना है। भूतपूर्व सैनिक टीकम साहू ने बताया कि सेना से रिटायर होने के बाद जो सैनिक कोई रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक रहा है। ये आवश्यकता होती है, कई रोजगार ऐसे जो नए सृजन करने की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थितियों में हमें एक अच्छा मार्गदर्शन हमारे पास नहीं होता है और हमारे पास कुछ बजट की भी समस्याएं होती है, जिसकी वजह से हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां हमें होना चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके माध्यम से ऐसे लोग जो छोटे रोजगार है या फिर मध्यम वर्गीय रोजगार या बड़े स्तर के जो उद्यमी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद स्कीम है, जिसमें लोन के साथ साथ में अनुदान की राशि भी दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छा सहायक होगा हम जैसे पूर्व सैनिकों के लिए आगे बढ़ने के लिए। कार्यक्रम में दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कांकेर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उदय कुमार ने बताया कि इस आयोजन से भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें एमएसएमई, केवीआईसी और बैंक और काफ़ी सारे लघु उद्योग के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, वो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप देखा है कि अराउंड 120 से करीब स्ट्रेंथ इधर है अभी, और हम समझते हैं कि इसका लाभ सभी भूतपूर्व सैनिक उनको परिवार को मिल जाएगा।
इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के विशेषज्ञों द्वारा महिला समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में भी बताया गया। साथ ही जिला उद्योग व्यापार संगठन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिला अधिकारियों द्वारा स्वरोजगार के लिए ऋण के विषय में जानकारी भी दी गई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, वहीं सक्रिय मामलों में भी बढ़त दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान देश में 18,840 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.29% है, जबकि रिकवरी दर 98.5% पहुंच गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में हुए 12,230 सैंपल्स की जांच में 296 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,55,791 कोरोना मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 11,40,388 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 1,363 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 2.42 पहुंच गई है। इस बीच कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में अब तक 4,17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा, स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह और देनू शाह के बारे में। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी सत्यनारायण सिन्हा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 और 1977 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 26 जुलाई 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 9 जुलाई 1925 को हुआ था। पंजाब के जालंधर जिले के निवासी तारा सिंह 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए 11वें अहिंसक शहीदी जत्थे में शामिल थे। जत्था जब गुरुद्वारे पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और बड़ी संख्या में जत्थे के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तारा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जुलाई 1925 को पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस वीर शहीद को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी देनू शाह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निवासी शाह शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। 9 जुलाई 1858 को देनू शाह को फांसी दे दी गई। भारत के इस वीर सपूत को नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।